हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज होते क्या। सम ऑफ ऑल द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं टेकिंग प्लेस इन अ सेल, किसी मतलब कोई भी सेल में जो भी हो रहे हैं, जो भी केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ऑर्गेनिज्म या मतलब हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है, आकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। मतलब ये जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, एक सीरीज में होता है। मतलब यहाँ पे कई सारे एंजाइम क्या होता है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करेंगे, एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, वो कैटेलाइज करते हैं। और ये जो है उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज। तो वो जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं एक्चुअली कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज आर अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है ना, कि जिसमें जहाँ क्या होता है कि कई सारे आपको क्या हो गया रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ईच स्टेप इन पाथवे इज कैटेलाइज बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम। हर स्टेप में जो भी पाथवे हैं, जो भी पाथवे आते हैं, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसको कैटेलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनके साथ कोएंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है और कोफैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है जैसे हम जानते हैं, जैसे प्रिकर्सर जो होता है फिर वो वहाँ फिर उसके बाद जो बीच में रहेंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, उसके बाद जो लास्ट में क्या होता है वो प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट है ये आपका मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। Intermediary metabolism is a combined activities of all the metabolic pathways that interconvert precursor metabolites and product। आप समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली में कि ये जो इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म होता है एक्चुअली ये होते क्या है या इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़। देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ है किसका, ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्शन होता है, मतलब वो इंटर कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रिकर्सर्स फिर मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट, इन सब के बीच में क्या होता है, इंटर कन्वर्सन होता है, ठीक है ना। तो वो कहलाएंगे इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। फिर से कह रहा हूँ मैं, intermediary metabolism is a combined activities of all the metabolic pathways। intermediary metabolism एक combined activities होते हैं जितने भी metabolic pathways हैं, जहाँ पे क्या होता है इंटर कन्वर्ट होते हैं प्रिकर्सर मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना। यहाँ पे इंटर कन्वर्सन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी दो प्रोसेस हैं, ठीक है। एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की अगर मैं बातें करूं, ठीक है, कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। क्या कहता है देखिए, कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो टूट जाएंगे उसमें। जैसे एक बड़ी सी मॉलिक्यूल होते हैं, इनका ब्रेक डाउन होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। दिस इज द कैटाबॉलिज्म। तो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन हियर, कैटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन that break down larger and complex molecule into smaller one, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो बड़ी सी जो मॉलिक्यूल होंगे इनका ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होंगे, बढ़ जाते हैं। क्लियर। ये जो है आपके मेटाबॉलिज्म के बेसिक प्रोसेस है। तो पहला जो आपने देखा दैट इज़ द कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज़ द एनाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये भी एक सेट है, बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हो, दैट क्रिएट लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। ये क्या करते हैं? छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे क्या होता है, ये सब जुड़ कर आपस में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के दो बेसिक प्रोसेस होते हैं। अब समझते हैं वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को। तो दिस इज़ द वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। तो वो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज हैं? तो सबसे पहले जो है दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, वो टूट जाते हैं, और वो जो होते हैं टूट के क्या होता है, पायरुवेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो पायरुवेट हो या लैक्टेट को क्या होता है, वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि एटीपी जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। आगे जाके पायरुवेट क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल को एंजाइम में। तो ये जो है ये भी, तो ग्लाइकोलाइसिस भी क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवेज है। ठीक है ना, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो आप मेटाबॉलिक पाथवेज जो है कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज है, तो उनमें से पहला जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट के क्या होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे जाकर ये पायरुवेट जो होता है एसिटाइल को एंजाइम को बनाते हैं। तो आप समझते हैं वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को। सबसे पहले होते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट के क्या होता है, पायरुवेट बन जाते हैं। ठीक है, और आगे जाकर वो क्या होते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं। तो ये किस तरह से होता है, पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल को एंजाइम में, और वो एसिटाइल को एंजाइम जो होता है साइट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो होते हैं जो मेटाबॉलिक्स कह रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। तो साइट्रिक एसिड साइकिल जो होते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या होता है बेसिकली आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होता है, जो एसिटाइल को एंजाइम है, जो कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम में। ठीक है, तो वो एसिटाइल को एंजाइम क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं एक कॉमन मेटाबोलाइट होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल सोर्सेस से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो एमिनो एसिड हो। तो एसिटाइल को एंजाइम एंटर करेंगे टीसीए साइकिल में, दैट इज साइट्रिक एसिड साइकिल में, और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे जाकर होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। आगे जाकर क्या होता है, कई सारे एनर्जी जो होते हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, किस फॉर्म में, NADH और FADH2 में। और आपको पता है NADH जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या होता है, वो ATP को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसा ही FADH2 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP को प्रोड्यूस करेंगे। 1 NADH मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं, और वैसा ही 1 FADH2 जो होते हैं, ठीक है, वो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। 1 NADH 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही 1 FADH2 जो होंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरेंगे तो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रही। अब तो हम लोगों ने देखा है ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल को, जो कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो इसमें भी क्या होता है, लिबरेट होते हैं NADPH, और राइबोस शुगर्स जो होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये जो NADPH जो होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड्स,
इंक्लूडिंग फैटी एसिड्स। राइबोस जो होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग समझें, फैटी एसिड अंडरगो सीक्वेंशियल डिग्रेडेशन विथ अ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है उस दौरान क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम जो होंगे वो रिलीज होंगे। द एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। और आगे जाके क्या हो, जो एनर्जी भी जो भी होंगे इसमें जो ट्रैप होते हैं किस फॉर्म में होंगे, NADH और FADH2 के फॉर्म में होंगे। और फिर यही NADH और FADH2 जो होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और आगे जाके ATP को जनरेट करेंगे। फिर वही किस्सा यहाँ पे भी होंगे कि 1 NADH जो होंगे वो 3 ATP को प्रोड्यूस करेंगे और 1 FADH2 जो होंगे वो 2 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए जाते हैं। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिक पाथवेज जो होंगे दैट इज एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। एमिनो एसिड वन कंज्यूम इन एक्सेस, अगर एमिनो एसिड को हम लोग ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे देन रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन, जितना चाहिए उस हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आर डिग्रेडेड एंड यूटिलाइज्ड टू मीट द फ्यूल डिमांड्स as the body. The glucogenic amino acid can serve as a precursor for the synthesis of glucose. The ketogenic amino acid are the precursor for acetyl coenzyme। देखो एमिनो एसिड डिग्रेडेशन की बात हो रही है, तो एमिनो एसिड डिग्रेडेशन में देखो दो तरह का एमिनो एसिड के बारे में आपको पता होगा। एक होता है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड और एक होता है कीटोजेनिक एमिनो एसिड। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है, इनकी जो प्रिकर्सर होते हैं ये जो होते हैं कैन सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को बनाने के काम करेंगे। जबकि कीटोजेनिक एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रिकर्सर बनाने किसके लिए, फॉर एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। अब आ जाता है हम लोग किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में। द NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज है उसमें जो NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस होते हैं आर फाइनली ऑक्सीडाइज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आगे जाकर वो क्या होगा, ETC में ऑक्सीडाइज होगा। मतलब वही किस्सा आ जाएंगे कि एक FADH2 जो होते हैं वो 2 ATP को प्रोड्यूस करेंगे और एक NADH जो होंगे वो 3 ATP को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती है दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर मैं बातें करूँ, ये क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या होता है ग्लूकोज का बनना, उसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। जैसे कि पायरुवेट से हमको ग्लूकोज को बनाना होता है तो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी क्या एक मेटाबॉलिक पाथवेज है। नेक्स्ट जो होते हैं दैट इज़ द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या है, इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मोस्टली फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। तो एक तरह का बोल सकते हैं ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो कि ज़्यादा मतलब कहाँ पाया जाता है, लीवर और मसल्स में पाया जाता है जब इनका डिग्रेडेड होते हैं। ठीक है, जब ग्लाइकोजन टूटता है तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, जब ग्लाइकोजन बनते हैं उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का टूटना और टूट के वो ग्लूकोज बनेंगे। और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है बनते हैं, और ग्लाइकोजन बनेंगे किससे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेंगे। तो ये जो ग्लाइकोजन होते हैं इफेक्टिवली सर्व एज अ फ्यूल रिजर्व टू मीट बॉडी नीड्स। एक तरह फ्यूल का काम करते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह संभव है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी क्या है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है एज अ मेटाबॉलिक पाथवेज। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे
कि वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को देखे हम लोगों ने। तो वो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज जो है, एक है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ठीक है, टूट के बन जाता है पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, आपने पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवेज में आएंगे। वैसा ही साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल जो है वो भी एक मेटाबॉलिक पाथवेज है, जिसमें जो होता है कॉमन मेटाबॉलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होते हैं वो एंटर करते हैं टीसीए साइकिल में, और आगे जाकर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारा एनर्जी को ट्रैप किया जाता है किस फॉर्म में, NADH और FADH2 में। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट, ये जो होते हैं ये लिबरेट करते हैं NADPH को और साथ में राइबोस शुगर को। NADH जो होते हैं, NADPH जो होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड, कई सारे कंपाउंड को बनाने के लिए, उनका बायोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड। राइबोस की बात करूँ मैं, वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज है दैट इज़ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जहाँ पे क्या होता है कि फैटी एसिड जब डिग्रेड करते हैं एक सीक्वेंस में, तो आगे जाके वो एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और जब एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो जाए तो एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है NADH और FADH2 के फॉर्म में। और फिर जो होता है नेक्स्ट जो है एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखे होंगे ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड और कीटोजेनिक एमिनो एसिड। तो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है, सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को बनाने के लिए। जबकि कीटोजेनिक क्या होता है, ये भी प्रिकर्सर का काम करता है फॉर एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है, NADH और FADH2 जो होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में, तो वो चला जाते हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और आगे जाके क्या करेंगे, FADH2 जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर गुजरते हैं तो 2 ATP को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि NADH जो होता है 3 ATP को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो होंगे दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या होता है कि ग्लूकोज को सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस का मतलब ये जैसे कि पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना, तो एक तरह इसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है। नेक्स्ट जो होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, हमको पता है जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होकर रहता है कहाँ, मतलब वो जो स्टोर रहता है, ठीक है, तो वो लीवर में और मसल्स में पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है एक्चुअली एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। तो जब ग्लाइकोजन टूटेंगे, ठीक है, और आगे जाकर वो ग्लूकोज बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब ग्लाइकोजन बनेंगे, और ये जो बनते हैं किससे, ग्लाइकोजन का बनना मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, उसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन जो होता है एक फ्यूल का काम करता है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो है मेटाबॉलिक पाथवे से डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने देखा कि आ, जो आपने देखे यहाँ पे, तो ये सब वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म होता है क्या एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे पहला तो प्रिकर्सर की जरूरत पड़ेगी, बीच में इंटरमीडिएट होता है, लास्ट में प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज, जितना भी मेटाबॉलिक पाथवेज होता है उनका एक कॉम्बाइंड एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें क्या होता है इंटर कन्वर्ट होता है, प्रिकर्सर हो, मेटाबोलाइट्स और प्रोडक्ट, इन सब में क्या होता है इंटर कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा मेटाबॉलिज्म को समझिए कि मेटाबॉलिज्म दो बेसिक प्रोसेस में आता है, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल है, उनका क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जबकि उसका मतलब इसका अपोजिट हम लोगों ने देखा है एनाबॉलिज्म को, जिसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं
आपस में जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वो हुआ एनाबॉलिज्म। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एमिनो एसिड जो होंगे, है ना, मतलब छोटे छोटे एमिनो, मतलब जो भी एमिनो एसिड है आपस में मिलकर वो क्या हुआ, प्रोटीन को बनाया। तो एक क्या एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसका जो एग्जांपल है वो आप डाइजेशन ले लो, ठीक है। तो डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है। तो आपने देखा है कि वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को भी आप लोगों ने देखा। तो अभी लास्ट जो है उसको समझते हैं, उनकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड बाय रैपिड मैकेनिज्म अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग एंजाइम। एग्जाम्पल में है एलोस्टेरिक और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। देखो ये जो होता है, ये जो रेगुलेट होते हैं एंजाइम के द्वारा रेगुलेट हो सकते हैं। अब बाद में क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, वो रेगुलेट होते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं ऑल्सो रेगुलेट बाय लॉन्गर टर्म मैकेनिज्म, एक लंबे समय तक के लिए इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन थ्रू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। तो आगे जाकर क्या होगा कि आगे जाकर जीन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंटरमीडियरी मतलब मेटाबॉलिज्म जो होंगे वो किसके द्वारा होगा, एक तो हार्मोन्स के द्वारा हो सकते हैं, दूसरे जो होंगे दैट इज़ एंजाइम के द्वारा होंगे, ठीक है। तो आपने देखा है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, वो किसके द्वारा हो सकता है, एंजाइम और हार्मोन्स के द्वारा हो सकता है। तो ये एक टॉपिक थी इसमें, ठीक है। बेसिकली इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म एंड इट्स रेगुलेशन की बात हो रही है। तो आई होप दैट मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, मीन्स ये जो जो भी यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, तो इन सब को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा।